सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 19वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस सूत्र को जरा ध्यान से समझिएगा कि यह सूत्र काफी रहस्यमयी है और बहुत लोगों की यह जिज्ञासा भी होती है। तो पतंजलि जी कहते हैं, प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम, अर्थात जो प्रत्यय है उससे परचित दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है कि दूसरे के चित्त को समझ जाएं, दूसरे के दिमाग को समझ जाएं, माइंड रीडिंग। तो माइंड रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध हो रहे हैं आज के युग में। माइंड में चिप्स लगा करके, इलेक्ट्रोड डाल करके और कई चुंबकीय या अन्य तरह के ध्वनि तरंगों को भी प्रेषित करके और उसका आउटकम निकाल रहे हैं कंप्यूटर में या अन्य दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि fMRI वगैरह भी है। उसमें भी मस्तिष्क के किस हिस्से में कौन सी हलचल हो रही है उसका पता लगा रहे हैं और मिलिट्री साइंस वाले इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। दिमाग में चिप लगा करके और उसका कनेक्शन भी कर ले रहे हैं, नैनो चिप डाल रहे हैं इंजेक्शन के जरिए शरीर में, जो कि शरीर के सभी अंगों का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में आ रहा है और वह जो है मस्तिष्क में इम्प्लांट किया जा रहा है ताकि दिमाग को रीड कर सकें, व्यक्ति की योजना को समझ सकें। तो ऐसा बहुत स्पाईवेयर भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ये थॉट रीडिंग पर अभी सबसे ज़्यादा शोध दुनिया में हो रहा है, क्योंकि हर एक सरकारों को, हर एक जासूसी विभाग को और मिलिट्री विभाग को और पुलिस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट संस्थानें हैं उनको भी यह पता है कि अगर हम माइंड पर कब्जा कर लिए तो पूरी दुनिया पर शासन कर सकते हैं। या मस्तिष्क पर कब्जा करने की जो कोशिश है या कोई आज की कोशिश नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रहस्यमय चीज़ मस्तिष्क की है, मनुष्य को जो अभी तक ज्ञात है उसमें से। और मनुष्य को बहुत अजीब लगता है कि हम कैसे किसी के दिमाग का अध्ययन कर लें, कैसे जान जाएं कि उसमें क्या है, उसके भीतर में कौन सी सोच चल रही है, उसके चित्त को समझ जाएं। अगर हम तथ्यतः पूरे विचार को नहीं जान सकते हैं, तथ्यतः पूरे विषय को नहीं जान सकते हैं, तो कम से कम मस्तिष्क का ओरिएंटेशन जान जाएं, मस्तिष्क किस तरफ झुकाव ले रहा है वह जान जाएं, या उसके भीतर कौन से भाव चल रहे हैं वह जान जाएं, या मस्तिष्क मोटे तौर पर किस और झुका हुआ है, उसके इरादे कैसे हैं वह जान जाएं। तो यह बात युगों युगों से चलती आ रही है और मनुष्य निरंतर प्रयासरत है इसको जानने का। तो पुराने जमाने में भी प्रयासरत थे
और इस पर भी बहुत लोगों ने बहुत सारे बयान दिए हैं, बहुत सारे योगियों ने, संतों ने, दार्शनिकों ने, महापुरुषों ने, विचारकों ने, सभी ने मस्तिष्क पर जितनी भी शोध थी किया है। मनोवैज्ञानिकों ने किया है। आधुनिक युग में तो इसका बहुत प्रचलन हो गया है। कंप्यूटर साइंटिस्ट और न्यूरोबायोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और जेनेटिस्ट सब लगे हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में कि किस तरह से मस्तिष्क के जो थॉट आ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, उसको हम रीड कर लें। उसे सिर्फ रीड ही नहीं करें बल्कि उसे हम मैनिपुलेट भी कर सकें, उसमें फिर बदलाव भी कर सकें, उसको तोड़ मरोड़ भी सकें, उसमें से कुछ डिलीट कर सकें, कुछ हटा सकें, और तो और हो सके तो पूरे का पूरा जो मस्तिष्क में जो भी मेमोरी है सब वो खत्म कर दिया जाए और अपनी नई चीज डाल दी जाए, अपनी नई प्रेरणा डाल दी जाए, जिससे मानव को नियंत्रित किया जा सके, जिससे उसे गुलामों की तरह काम कराया जा सके, सोचने के लिए मजबूर किया जा सके। और अगर स्वस्थ तरीके से बात करें तो उसमें जो दुर्गुण है उसे हटा सकें, जो दुर्विचार है उसे निकाल सकें, और जो उसके दिमाग में कुछ मनोरोग हैं उसे खत्म कर सकें। तो इस पर भी बहुत शोध हो रहे हैं। अब यहाँ हम पतंजलि जी पर आते हैं कि उनके जमाने में इस विषय पर क्या बात थी, योगियों के लिए कौन सी बात वे कह गए। तो वे कह रहे हैं कि जो प्रत्यय है, यानी किसी भी चीज को जो हम ग्रहण करते हैं, जो संवेदना रूप में हमारे चित्त पर उतर जाता है, जिसका कि हम संग्रहण करते हैं, बाद में उसका कोडिफिकेशन हो जाता है और गहराई में उतर जाता है, और वहां पर उसका हम विश्लेषण करके फिर हमारा दिमाग जो है एक निष्कर्ष निकाल लेता है, कंक्लूजन निकाल लेता है विश्लेषण करके, और फिर उस पर जो है एक्शन लेता है, उसको क्रिया में बदलता है। यह जो है पूरा क्रम, तो यह प्रत्यय का क्रम है। अब इस प्रत्यय का यदि हम अच्छा से अध्ययन कर लें, इसमें चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको ही यहाँ प्रत्यय समझिए आप। तो चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं और जिन जिन चीजों का हमको फीडबैक मिलता है, जिन जिन इंद्रियों से, इन सभी के प्रत्यय बनते हैं, सभी के मार्क्स बनते हैं, सभी के सिग्नेचर बनते हैं। चाहे आंखों से हम जो भी संवेग ग्रहण करते हैं, चाहे कानों से, चाहे नाक से, चाहे त्वचा से, चाहे जीभ से, तो ये सब जो है हमारे दिमाग में एक इम्प्रिंट बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं। तो ये जो संस्कार बनने के पहले क्या प्रत्यय बनते हैं, प्रत्ययों का संस्कार बनता है। तो जो भी अंकित होते हैं, जो भी चीज हमारे चित्त पर, उस चित्त का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। और चित्त का साक्षात्कार कर लेंगे तो मोटे तौर पर उस प्रत्यय का जो इफेक्ट है, जो भावना के रूप में आता है, वह हम तो रीड कर ही सकते हैं। तो हो सकता है कि हम विषय का अध्ययन नहीं कर सके, हम उसका पूरा सब्जेक्ट नहीं जान सके, पूरे विचार को रीड नहीं कर सके, लेकिन उस विचार के पीछे जो उसका सार है, जो कि भावना के रूप में आता है, उसको तो हम जान ही सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो माइंड रीडिंग की बात होती है, उसमें जो थोड़ी पुरानी तकनीक है, झूठ पकड़ने वाली जो मशीनें होती हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के भावों को और भावों का इफेक्ट जो मांसपेशियों पर, हमारी सांस पर, जो हमारी वाणी पर आता है, जो हमारे रक्तचाप में आता है, उसको रीड करके, जो आंख की पुतलियों में आता है उसको रीड करके, जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है वो बताती है कि ये ऐसे ऐसे है, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न के आधार पर उसको लगा हुआ रहता है, उसके नसों में लगा दिया गया, दिखा देता है कि ब्लड प्रेशर इसका असामान्य हुआ या सामान्य हुआ। क्योंकि यह माना जाता है कि व्यक्ति जब झूठ बोलेगा तो उसके ब्लड प्रेशर में अंतर आ जाएगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, रक्तचाप उसका बढ़ जाएगा।
और उसकी पुतलियां जो हैं वो झूठ बोलते समय फैल जाएगी, उसकी सांसें जो हैं वो तेज हो जाएंगी, उसमें उथलापन आ जाएगा, उसकी नज़रें, उसकी पुतलियां हिलती हैं, घूमती हैं, उसमें अस्थिरता होती है, चंचलता होती है। तो इन सब का अध्ययन करके, उसका फेस रीडिंग करके कि चेहरा कैसे है, चेहरा फ्लैट है या चेहरे में कोई रिएक्शन आया, कोई ट्विचिंग इफेक्ट हुआ, क्योंकि जब झूठ बोलेगा व्यक्ति में तो ट्विचिंग इफेक्ट हो जाएगा, वो किधर देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, उससे उसका इफेक्ट हो जाएगा। हमारी आंखें ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं, या इस ये आंख ऊपर जाती है, ये आंख ऊपर जाती है, इससे समझने लगते हैं साइकोलॉजिस्ट सब, और मशीन में भी इसी तरह का इनपुट डाल दिया गया है जिससे हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं का उसका अध्ययन होता है। और एफएमआरआई मशीन में तो पूरा हमारे मस्तिष्क का एक एक कोना का छान लिया जाता है और उसमें पूरी रीडिंग आ जाती है, कौन सा जोन हमारा जो है वो कितना एक्टिवेट हुआ है और कैसा रिएक्शन दिया है, उसके आधार पर विश्लेषण हो जाता है कि इसने सच बोला, झूठ बोला, क्या बोला। तो अब जो है नई नई प्रकार की मशीनें भी आ रही हैं जो कि और थॉट रीडिंग में और ब्रेन वेव रीडिंग की जा रही है, मस्तिष्क की तरंगों का भी अध्ययन किया जा रहा है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो कैसी तरंगे आती हैं, जब सही बोलते हैं तो कैसी तरंगे आती है, जब हमारे कैसे भाव होते हैं, क्रोध के भाव होते हैं तो अलग अलग तरंगे होती है। तो अल्फा तरंगे हैं, बीटा तरंगे हैं, डेल्टा तरंगे हैं, जब हम सोने लगते हैं, थीटा तरंगे हैं, गामा तरंगे हैं। तो इन सभी तरंगों का अध्ययन कर लिया जा रहा है और उसके हिसाब से एक विश्लेषण निकाला जा रहा है, व्यक्ति का, उसके दिमाग की रीडिंग हो रही है। अब पुराने जमाने में हम लौटते हैं तो ये जो प्रत्यय है उसके विषय में पतंजलि जी कहते हैं, योगियों के लिए क्या कहते हैं कि उस तुम प्रत्यय का साक्षात्कार कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो वो बताते हैं कि व्यक्ति का जो चरित्र होता है, उसके हाथ पैर का डील डॉल, उसके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, आने का तरीका, अभिवादन का तरीका, और उसके ओठ, नाक, कान, मुंह कैसे हैं, उसकी बनावट, इस पर कि सामुद्रिक शास्त्र ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इनकी पूरी बनावट देखी जाती है, चेहरे के रंग देखे जाते हैं, चेहरे की बनावट देखी जाती है, हाथों की अंगुलियों के रंग देखे जाते हैं, बनावट देखी जाती है। इन सबको आदमी देख के रीड कर लेता है। तो ये जब हम उसके मांसपेशियों का हर चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं अच्छा से, तो अब धीरे धीरे जब हम आँखों का, नाक का, दांत का, बोलने का, जो भी उसका स्टाइल है उसका सबका अध्ययन कर लिए, फिर माइंड पर फोकस करते हैं, धीरे धीरे उसके विचारों का अध्ययन करते हैं, उसके सांसों का अध्ययन करते हैं, उसकी स्थिरता का अध्ययन होता है। तो जैसे जैसे हम उसके एक एक चीज़ का पार्ट बाई पार्ट अध्ययन करते चले जाते हैं, उसके हैबिट का अध्ययन करते हैं, तो अब हमें उसके बारे में पूरा आइडिया लगने लगता है। व्यक्ति का जो ऐसा व्यक्तित्व होगा उसके हिसाब से उसके सब्जेक्ट भी होंगे, उसके हिसाब से उसकी आइडियोलॉजी होगी, थॉट प्रोसेस होगा, उसके हिसाब से उसके दिमाग में विचार बनेंगे। अब जैसे विषय रख दिए जाएंगे, जैसे प्रश्न उससे पूछ दिए जाएंगे, उसके हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग होगी दिमाग में। जैसे कोई कट्टरपंथी है तो कोई प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो उसके हिसाब से उसके दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, जो उसका इन्फॉर्मेशन होगा, और उसके हिसाब से उसके रिएक्शन का जज किया जा सकता है कि इसका ऐसा ही रिएक्शन होगा। अध्ययन किया जा सकता है, उसके चेहरे के हिसाब को इसे भी रीड किया जा सकता है। तो टोटल पर्सनालिटी का अध्ययन करके फिर उसके दिमाग का अध्ययन करके जब हम विचार पढ़ेंगे तो उसके दिमाग को पढ़ रहे हैं। यदि हम किसी के भाषण को सुनते हैं तो उसके विचार को हम सुनते हैं, यदि हम उसके व्यवहार को देखते हैं तो उसके माइंड का अध्ययन करते हैं। तो किसी के व्यवहार को देखिए, उसकी वाणी को सुनिए, कुछ समय तक लगने के बाद फिर उस विचार, उस व्यक्ति का हाव भाव सब पता चलने लगता है, उसके पहनावे ओढ़ावे हर चीज़ पता चलता है। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि उससे संबंधित जितने भी प्रत्यय हो सकते हैं, यानी वो किन किन चीज़ों को सुनना पसंद करता है, आप पहले बाहरी चीज़ों का पता लगाइए।
किन किन चीज़ों को देखना पसंद करता है, किन किन चीज़ को नहीं सुनना पसंद करता है, किन किन चीज़ को नहीं देखना पसंद करता है, किन किन चीज़ों में वो न्यूट्रल होता है, किन किन चीज़ों में वो न्यूट्रल रूप से देखता है, किन में आकर्षित हो महसूस करता है। तो कैसे कैसे पर्सनालिटी को चुनता है, कैसे लोगों से वो बातचीत या यारी दोस्ती पसंद करता है, उनका पूरा खाका डिटेल जब आप निकालेंगे तो क्या होगा कि आप ये सब उनके प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। ये सब उसके प्रत्यय हैं, कुछ आंखों के प्रत्यय हैं, कुछ नाक के हैं, कुछ और कैसा भोजन पसंद करता है। आदमी की भोजन की जो अभिरुचि है उसको देख के भी उसके पर्सनालिटी का अनुमान लगाया जा सकता है। आप तरह तरह का भोजन अलग अलग स्वाद का खिला करके उसके पसंद नापसंद देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह के भोजन का, क्योंकि हर भोजन की क्वालिटी अलग होगी। हर भोजन का सात्विक राजसी तामसी होगा, कफ पित्त वायु वाला होगा, 6 स्वादों वाला होगा, खट्टा मीठा तीखा नमकीन सब। तो वो किस तत्व का व्यक्ति है हम देख सकते हैं कि किस तत्व का व्यक्ति है। खट्टा है इसका मतलब वो पित्त वाला पसंद का है, तीखा भोजन लेता है पित्त वाले पसंद का है, मीठा है कफ वाले का है। तो अब हम उससे उसके स्वभाव की मृदुलता, स्वभाव की कठोरता, नरमता सब इसे आंक सकते हैं उसके भोजन से, उसके पेय से, यानी उसकी हर पसंद तरह की चीज़, किस तरह के साहित्य को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, किस तरह के संगीत को सुनता है नहीं सुनता है, किस तरह के डांस को देखता है नहीं देखता है। तो उसके चरित्र आचार व्यवहार का सबका अध्ययन कर लेते। ये क्या है, ये उसके चित्त का अध्ययन करना है बाहर से, बाहरी जो प्रत्यय है उनसे। इससे उसके दिमाग के भीतरी प्रत्यय का हम पता लगा सकते हैं। अब उसके बाद जो है, अब यदि वो सामने बैठा है, उसका पूरा ढांचा, पूरी पर्सनालिटी, पूरा बायोडाटा आपके पास है, तो अब आपके लिए बहुत आसान है उसके चित्त को पढ़ना। और जब अब वहाँ पर कोई विषय रखा जाएगा तो आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा। अब उसकी आंख में आंख डाल करके आप देख सकते हैं, उसके मस्तिष्क में फोकस करके आप महसूस कर सकते हैं, उसके कानों में फोकस करके कर सकते हैं, उसके ओठ पर फोकस करके कर सकते हैं, उसके मुंह पर फोकस करके कर सकते हैं। अब जब आप फोकस करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अब आपको संयम यहाँ पर, चूंकि ये जो विभूति पाद है इसमें कह दिया गया है कि संयम से ही आप जानेंगे। संयम का अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा का अर्थ हो गया कि आप उसके चित्त पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा बहुत भटक जा रहे हैं। आपने उसका अध्ययन किया है लेकिन वो अध्ययन में अभी थोड़ी बहुत खामी है, परंतु आप फिर भी एक मोटे तौर पर आपको उसका दिमाग का अध्ययन हो जाएगा, उसके भावों का अध्ययन आप मोटे तौर पर आपको मिल जाएगा। जब आप ध्यान में होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही गहराई में चले जाते हैं, आपको उसमें कोई विक्षेप नहीं आता है, आप एकदम पूरा फोकस्ड हो जाते हैं। जब आप अपने ध्यान की गहराई में जाएंगे और वो व्यक्ति सामने है, अगर आपने उसी को विषय बना दिया, जब आपने उसी व्यक्ति को विषय बना दिया, उसी पर फोकस कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर संयम करने का मतलब है कि उस व्यक्ति के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, उस व्यक्तित्व के विषय में जितने भी आपके पास डाटा थे उसके अलावा आपको कोई डाटा नहीं मालूम पड़ रहा है। आप उसका रिलेशन खोज रहे हैं, उससे संबंधित आपकी इतनी जबरदस्त शोध हो गई है उस पर कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी पुतलियां कैसी है, उसके नाक कैसे हैं, उसके होठ कैसे हैं, कैसे हिलता है, कैसे डुलता है, कैसे बोलता है, हर चीज़ का आपका पूरा विश्लेषण हो रहा है। आपके लिए अब जो है एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंचना धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। अब आप और फोकस करते जाएंगे, इतना फोकस करते जाएंगे कि आप पूरा का पूरा वही व्यक्तित्व जैसा ही हो जाएंगे, उसके व्यक्तित्व में पूरा ढल जाएंगे आप। इतनी जब स्थिति हो जाएगी तो वो समाधि की अवस्था हो जाएगी। लेकिन यह जो है, यह निर्विकल्प समाधि नहीं होगी, यह सविकल्प समाधि होगी, यह जो विवेक ख्याति की स्थिति होगी, क्योंकि दूसरे का चित्त तो दूसरे का ही चित्त है। तो आप अपने चित्त पर फोकस करेंगे, उसके साथ उसके चित्त का संबंध जोड़ेंगे, तो धीरे धीरे आपका संयम पूरा हो जाएगा और ऐसे में आपको उसके चित्त का यथार्थ बोध हो जाएगा। हालांकि विषय का पूरा बोध नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विषय पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, न कर सकते हैं, क्योंकि आपके और उसके बीच में फासले हैं। आप अपने चित्त पर फोकस कर सकते हैं लेकिन दूसरे के चित्त पर अभी आप फोकस नहीं कर सकते हैं। अपने चित्त की अंतरतम गहराई में जब आप उतरेंगे
जो केवल अवस्था है, तो वैसी अवस्था में आपको दूसरे के चित्त का यथार्थ बोध होगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति रह नहीं जाएगा, सिर्फ आप ही रह जाएंगे, और आपका चित्त जो है उस चित्त का आकार ही ले लेगा। तो वैसी स्थिति में आपको उसके विषय का भी बोध हो सकता है। हालांकि वह केवल की अवस्था जो होती है, उस अवस्था को संयम नहीं कहते, तो वह विभूति पाद में नहीं आता है, वह केवल पाद में आएगा। तो यहां पर पतंजलि जी विभूति पाद का जिक्र कर रहे हैं, तो विभूति पाद में संयम तक का जिक्र है, और संयम में जो है स्विकल्प समाधि तक ही यह है। परचित्त की जहां तक बात है वहां पर, तो यहां पर इसलिए परचित्त का ज्ञान है। आगे पतंजलि जी आगे के सूत्र में हम लोग को बताएंगे कि हम लोग को विषय का बोध क्यों नहीं हो पाता है। तो यह जो है परचित्त का ज्ञान कैसे होता है, उसका पतंजलि जी बता दे रहे हैं कि आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे हम उसकी हर चीज का डिटेल अध्ययन करके, उससे कौन कौन सी बीमारी होती है इसका भी पता हो जाना चाहिए, उसके शौक का पता हो जाना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद हर चीज का जितना बोध होगा आपको, उसके चित्त के प्रत्ययों का उतना बोध होगा, और उतना ही उसके चित्त का ज्ञान आपको होता जाएगा। तो इस तरह से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और सामने बैठा है तो उसके हर अंग प्रत्यंग का, उसके सोच विचार का, हर चीज का अध्ययन करके आप उसके चित्त के विषय में जान सकते हैं, पसंद नापसंद का समझ करके। और उसके विषय में जितना जानेंगे, जैसे ज्योतिषाचार्य वगैरह होते हैं, उसकी कुंडली के विषय में जानते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र के विषय में जानते हैं, और किस लग्न का व्यक्ति है, किस राशि का व्यक्ति है, उससे उसके स्वभाव का पता लगा लेते हैं। किस समय व्यक्ति कौन जन्मा है उसके हिसाब से पता लगा लेते हैं। किस कुल खानदान का है उसके हिसाब से पता लगा लेते हैं। किस देश काल का है, किस भाषा का व्यक्ति है, कहाँ किस प्रांत का रहने वाला है, उससे पता लगा लेते हैं। यानी आपको उसके विषय में जितनी जानकारी होती जाएगी, आपको उसके चित्त का यथार्थ बोध हो जाएगा। और उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक व्यवहार कर सकता है या नहीं कर सकता है, अमुक बात बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, कितने प्रतिशत में यह बोल सकता है। तो बाहरी प्रत्ययों का बोध करके फिर उसके भीतर के चित्त के प्रत्ययों का भी आपको पता लगने लगेगा। यही यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य था। बाकी जो और जब समाधि में आप उतरेंगे तो आपको उसकी आभा का भी बोध होगा कि उसकी कौन सी आभा है। तो आभा जो है हर एक व्यक्ति की चूंकि अलग होती है, तो वह व्यक्ति उसका चित्त जिस अवस्था में होगा उसके हिसाब से उसकी आभा बनेगी। भूरी आभा हो सकती है, काली आभा हो सकती है, लाल आभा हो सकती है, नारंगी हो सकती है, हरे रंग की, बैंगनी रंग की। तो जिस उसका चित्त जिस भी अवस्था में प्रवेश किया होगा उसके हिसाब से उसकी आभा बनेगी। और अगर आप उसके माइंड पर फोकस करते हैं, उसके कानों में फोकस करते हैं, तो आपको उसकी आभा दिखेगी। उसके हिसाब से आप उसका चित्त का अध्ययन कर लेंगे कि इसके चित्त में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। आभा के ऊपर भी हमारा वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो उससे हम पता लगा लेंगे। उसके अगर हम कुंडलिनी चक्र पर फोकस करें तो भी हम जान सकते हैं कि इसका कौन सा कुंडलिनी चक्र कितना जागृत है, और तब हमें और आइडिया लग जाएगा कि इसका चित्त कहाँ पर है, इसके चित्त की कौन सी अवस्था है। तो इससे हम उसके सारे वृत्तियों का पता लगा लेंगे, और उन वृत्तियों के माध्यम से हमें उसके चित्त का ज्ञान हो जाएगा। यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे पतंजलि जी। ओम।